फैलता जाता है नफरत का धुआं, इश्क करो। बुझ न जाए कहीं ये शोले जहां, इश्क करो। मैं किस्से सुनाता हूँ, खास तौर पर लखनऊ के किस्से सुनाता हूँ। वही एक बच्चा कि जिसे सब कहते थे कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, जिंदगी में कहाँ जाएगा, ये तो पागल हो जाएगा और लखनऊ लखनऊ करेगा। वही बच्चा आज जब लखनऊ लखनऊ करता है तो लोग उसे सुनते हैं। 800 से ज़्यादा शोज़ किए, 50 से ज़्यादा अलग अलग दास्तानें सुनाई। राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया काकोरी एक्शन की दास्तान के लिए। कहा था तुमने कि लाता है कौन इश्क की ताब, कहा था तुमने कि लाता है कौन इश्क की ताब, सो हम जवाब तुम्हारे सवाल ही के तो हैं। आदाब, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी, लेखक और दास्तान गो। मैं किस्से सुनाता हूं, खास तौर पर लखनऊ के किस्से सुनाता हूं। और ये किस्सा है इश्क का। इश्क, कैसा इश्क? शहर का इश्क, लखनऊ का इश्क। तो ये कहानी लेकिन कुछ पुरानी है। लखनऊ की ज़बान में कहें तो एक ज़रा पुरानी है, जिसमें लखनऊ के बारे में पढ़ना समझना था, लखनऊ को देखना था, महसूस करना था, इसकी गहराई में उतरना था। उम्र बहुत कम थी, लेकिन इश्क तो इश्क था। शुरू हो चुका था, सफ़र शुरू हो चुका था। हम अपनी राह पे थे और इस राह पर चलते चलते तमाम लोगों से मुलाकात हुई। उन बुजुर्गों से मुलाकात हुई कि जो हर बात में एक शेर सुनाते थे और जिनकी हर बात एक किस्सा थी, एक अफसाना थी। और जो ऐसे लोग थे कि जब बोलते थे तो लोग उनको सुनते थे। इन्हीं लोगों में से एक थे योगेश प्रवीण, मेरे उस्ताद। जब उनसे हम मिले तब ये यकीन मेरे दिल में पक्का हुआ कि ये जो इश्क है, लखनऊ का इश्क, इसकी भी अपनी एक अहमियत है, एक अज़मत है, एक वक़ार है और ये भी दुनिया का सबसे अहम तरीन काम हो सकता है। योगेश जी ने हमारे अंदर ये यकीन पैदा किया कि लखनऊ पर लिखना एक फुल टाइम काम हो सकता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत काम हो सकता है, जिसे करते हुए ज़िंदगी आसानी से, खुशहाली से गुजारी जा सकती है। कि जिस दौर में, जिस घर में, जिस परिवेश में हम बड़े हो रहे थे, वहाँ साइंस की पढ़ाई पे बहुत जोर था। आसपास जितने भाई बहन थे, दोस्त यार थे, वो सब साइंस के पीछे भाग रहे थे। और यहाँ एक आदमी ऐसा था कि साइंस जिसके पल्ले नहीं पड़ती थी, गणित में जिसकी फीस माफ थी, और जो मजा आता था, जो दिल लगता था, वो किस्सों में लगता था, शायरी में लगता था, लखनऊ की बातों में लगता था। मगर ये वो जमाना नहीं था जब लखनऊ की बात करने को ऐसी मेन स्ट्रीम तवज्जो हासिल हो। तो तमाम लोग ये कहते थे कि ये लखनऊ लखनऊ जो करते रहते हो, इससे हासिल क्या होगा। कुछ लोग बुली भी करते थे, ये क्या करेगा, ये तो किसी इमाम बाड़े में गाइड बन जाएगा, या कभी ऐसा ही रहा, यही आलम रहा जुनून का, तो पागल हो जाएगा किसी मकबरे में, किसी करबला में बहका बहका, मारा मारा फिरेगा। तो यह आलम था उससे पहले तक, जब तक योगेश प्रवीण से मुलाकात नहीं हुई थी। योगेश जी से जब हम मिले तब ये जो एक सफ़र था, इसे एक राह मिल गई, वो राह जिस पर हमें ज़िंदगी भर चलना था। तो फिर सफ़र शुरू हुआ किस्सों को नए सिरे से समझने का, संजीदगी से समझने का, एक एक किस्से को बिल्कुल सुनते ही अपने दिल में समो लेने का, किस्सों के लिए एक नज़र पाने का, किस्सों की जुस्तजू में रहने का वो सफ़र शुरू हुआ। और फिर जब संजीदगी आई, जब पढ़ना लिखना शुरू किया, तब ये लगा कि ये काम जिसे एक ज़माने तक
ज़माने ने बिसराए रखा, जिसकी उपेक्षा की, जिस पर ताने दिए, वो काम दरअसल बहुत अहम काम है। तो हम थे राजा बाजार के, पुराने लखनऊ के। हमने ये समझा कि लखनऊ के बारे में जितनी बातें होती हैं, ज़्यादातर बातें वो लोग करते हैं कि जिन्होंने लखनऊ के उस हिस्से को करीब से देखा ही नहीं। तो हमने लिखना शुरू किया उन लोगों पर जो पुराने लखनऊ के रहने वाले थे, मेरी ही तरह राजा बाजार के, अहियागंज के, मौलवीगंज के, अमीनाबाद के, नखास के रहने वाले थे। और तब किस्सा शुरू हुआ अवामी किस्सों को लिखने का। इसमें एक बहुत अहम रोल है, जब यहाँ लखनऊ में नवभारत टाइम्स का लॉन्च हुआ तो हमें ये जिम्मेदारी मिली लखनऊ पर एक कॉलम लिखने की। नाम मेरा ही दिया हुआ था लखनऊआ। इस लखनऊआ कॉलम में हमने लखनऊ के आम लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। आम लोग, अवाम, क्योंकि होता यह था कि लखनऊ पर जो बात होती है उसमें से ज्यादातर बात यहाँ के नवाबी तौर तरीकों पर होती है। जो किस्से सुनाए जाते हैं वो नवाबी रंग रूप के, रुतबे के सुनाए जाते हैं। तो हमें यह लगा कि नवाबी किस्से तो हैं, अहम है, लेकिन अवामी किस्से भी होने चाहिए, लखनऊ के आम लोगों के किस्से। तो शेर है इफ्तिखार आरिफ का, हमारे बहुत पसंदीदा शायर, कि वो जो आब ज़र से रकम हुई थी वो दास्तान भी मुस्तनद। वो जो आब ज़र से रकम हुई थी वो दास्तान भी मुस्तनद। वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। तो यहाँ हमने कोशिश की उन लोगों के बारे में लिखने की कि जिनके सरों पे उजाले नहीं हैं, जिनकी दास्तान सुनहरे पानी से नहीं लिखी गई, जो हाशिए के लोग हैं। और फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो कॉलम नवभारत टाइम्स का लखनऊआ बहुत पसंद किया गया, हमारी उम्मीद से ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि तब तक अखबार में कॉलम लिखना ये बहुत सीनियर लोग करते थे, बुजुर्ग करते थे, वरिष्ठ लोग करते थे। तो हमने जब ये काम शुरू किया तब उम्र उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला उससे बिल्कुल एकदम से हिम्मत आ गई। ख़ास बात ये भी थी कि योगेश जी भी उसी पेज पर छपे हैं और हम भी वहीं पर छपे हैं। हालांकि हमारी क्या हैसियत थी, क्या रुतबा था, हमने तो जो कुछ सीखा वो उनके कदमों में बैठकर सीखा। योगेश प्रवीण एक ऐसे शख्स थे कि जिनका लखनऊ पर एहसान है। लखनऊ ने उन्हें बहुत कम दिया, लखनऊ को योगेश प्रवीण ने बहुत ज़्यादा दिया, और लखनऊ पर एहसान है योगेश प्रवीण का। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो पीरों, फ़कीरों, संतों, साधुओं की सी ज़िंदगी थी। उनके तमाम कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन उनका एक ही कंट्रीब्यूशन ज़माना बहुत दिनों तक याद रखेगा कि उन्होंने हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया। तो जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर दास्तान गोई ज़िंदगी में आई। दास्तान गोई लखनऊ का ही फ़न, लखनऊ जिसका गढ़ था, लखनऊ जिसकी सबसे मुस्तनद जगह थी। एक ज़माने में ये फ़न ख़त्म हो गया था, फिर से रिवाइव हुआ। तो जब रिवाइव हुआ तो इसके शहज़ादे थे, इसके पहले सुपरस्टार थे अंकित चड्ढा, हमारे अजीज़, हमारे दोस्त। अंकित से जो मेरी दोस्ती थी जब वो पक्की हुई, तब अंकित ने एक दिन मुझसे कहा, यार हिमांशु भाई, आप तो इतने शेर सुनाते हैं, बात बात पे किस्से सुनाते हैं, लखनऊ से आपको बेपनाह इश्क है, तो आप दास्तान क्यों नहीं करते? ये तो आप ही की चीज़ है, आप ही के शहर की चीज़ है। हमने अंकित से कहा कि हमने तो दास्तान कभी की ही नहीं है, स्टेज का कोई तजुर्बा नहीं है, ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई जर्नलिज्म की है, पत्रकारिता की है। तो ये जो दास्तान गोई का काम, ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि स्टेज पर जाकर बोलने से पहले मेरी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, ज़बान सूखने लगती है, होंठ थरथराने लगते हैं। तो दास्तान गोई हम कैसे करेंगे? अंकित ने कहा कि हम सिखाएंगे, और फिर अंकित ने सिखाया, और फिर हमने और अंकित ने मिलकर दास्तान गोई साथ में करना शुरू किया। और फिर एक सफ़र, दूसरा सफ़र, दास्तान गोई का सफ़र शुरू हुआ। दास्तान गोई लखनऊ की चीज़ थी, लखनऊ की रिवायत में रची बसी थी। तो जब हम दास्तान सुनाते थे तो हमारे लिए एक और मौका होता था अपने
लखनऊ से इश्क का इजहार करने का। तो हम जब लखनऊ से आकर दास्तान लखनवी अंदाज में सुनाते थे तो हमें यूं लगता था कि जितनी देर हम स्टेज पर हैं हम लखनऊ के और करीब और करीब और करीब हैं। तो दास्तान बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम जब दास्तान करते हैं तो लखनऊ की उस दास्तान गोई को, उस रिवायत को, मोहम्मद हुसैन जा को, अहमद हुसैन कमर को, अम्बा प्रसाद रसा को, मुंशी नवल किशोर को अपने अंदर बसा कर करते हैं, अपने आप को उस अजीम रिवायत का हिस्सा मानकर करते हैं। तो ये दास्तान गोई का सफ़र शुरू हुआ और ये भी लखनऊ की चीज़ थी, तो एक तरह से हमारे लिए लखनऊ से अपने इश्क का एक इजहार ही थी। यही काम जब किस्सा किस्सा लखनऊआ छपी, लखनऊ के अवामी किस्से, एनबीटी में एक कॉलम लिखा था जो बहुत हिट हो गया था। अब वो सारे किस्से जमा करके किताब की शक्ल में आए, राजकमल प्रकाशन ने उसे छापा, छपते ही किताब इंस्टेंट बेस्ट सेलर हो गई। आज कई सारे एडिशंस आ चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। तो वो किताब अपने आप में और कुछ नहीं है, लखनऊ से इश्क का इजहार है। आखिरी हिस्से में आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, तमाम काम किया, जर्नलिज्म किया, दास्तान सुना रहे हैं, किताब लिखी, कभी कभी फिल्मों में भी चले जाते हैं, कभी कुछ और भी कर लेते हैं, कभी गाने भी लिख लेते हैं। अंतिम तौर पर हम चाहते हैं कि अगर हमें याद रखा जाए किसी एक भूमिका में तो इस तरह से याद रखा जाए कि ये शख्स, इसने लखनऊ को बेपनाह इश्क किया, ये आशिक लखनऊ था। क्या हुआ इस पूरे सफ़र में, क्या हुआ उस इश्क की सफ़र में? हुआ ये कि 800 से ज़्यादा शोज़ किए, 50 से ज़्यादा अलग अलग दास्तानें सुनाई, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया काकोरी एक्शन की दास्तान के लिए, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया अपने यहाँ वर्ल्ड वाइड वीक में परफॉर्म करने के लिए। तमाम ऐसे देशों में जहाँ दास्तान गोई कभी नहीं गई थी, वहाँ पहली बार हम लखनवी दास्तान गोई को लेकर पहुँचे। और इस तरह की तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि वही एक बच्चा कि जिसे सब कहते थे कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, जिंदगी में कहाँ जाएगा, ये तो पागल हो जाएगा और लखनऊ लखनऊ करेगा। तो वही बच्चा आज जब लखनऊ लखनऊ करता है तो लोग उसे सुनते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से लखनऊ हमें थोड़ा अपना सा लगने लगा। और एक शेर योगेश प्रवीण के लिए और एक शेर अंकित चड्ढा के लिए कि गले मिलने का मतलब समझ में अब आया, गले मिलने का मतलब समझ में अब आया, मेरे बदन में वो अपने कमाल छोड़ गया। तो जब हिमांशु वाजपेयी को सुने, याद करें तो उनके गुरु योगेश प्रवीण को और उनके अजीज दोस्त अंकित चड्ढा को याद करें। आदाब हिमांशु सर। आदाब सर, आपने लखनऊ के इतने किस्से सुनाए हैं, जी। इतनी चर्चा सुनी है। मेरा सब आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप लखनऊ का कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। बहुत कम लोगों को मालूम है, ऐसा समझ के हम लोगों की सुखन फहमी पर और उनके इल्म पर शक करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। किस्सा मैं सुना देता हूँ। मजाज लखनवी, उर्दू के मशहूर शायर, उनका किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि मजाज लखनवी किसी मैखाने में शराब पी रहे थे। अब ये लिटरेरी किस्सा है, इस किस्से में एक लिटरेरी रेफरेंस छुपा हुआ है कि उर्दू के एक अदीब थे, उनका नाम था आले अहमद सुरूर, सुरूर उनका तखल्लुस था। तो मजाज लखनवी किसी मैखाने में शराब पी रहे थे, किसी ने उन्हें छेड़ा कि मजाज साहब सुरूर आया। मजाज ने कहा जी नहीं, अभी सिर्फ आले अहमद आए हैं। तो ये मजाज का किस्सा है, उनकी हाजिर जवाबी का किस्सा है। आदाब हिमांशु सर। सर, मेरा नाम आकृति पांडे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आज के युवा जो हैं, वो जो राइटर बनना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सीख देंगे जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो? भाई मेरी तरफ से एक ही सीख है कि बहुत सारा पढ़ें, बहुत पढ़ें।
अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ें। पागलपन की हद तक, जुनून की इंतहा तक पढ़ते रहें। जितनी किताबें पाएँ, पढ़ जाएँ। और जो विधा आप जिस विधा में काम करना चाहते हो, मसलन अगर आप शायरी करना चाहते हैं, तो आप तमाम जो अहम तरीन शायर हैं, उन सबको पढ़ डालिए। यानी एक शायरी की एक क्रोनोलॉजी है, एक क्रम है। तो वो क्रम में भी आप पहुँचेंगे, लेकिन सबसे उसको शुरू करने का तरीक़ा ये है कि आप पहले आसान शायरों को पढ़ें, जिनकी ज़बान आसान है, जो जल्दी समझ में आ जाते हैं। फिर वहाँ से आप एक सफ़र तय करते हुए जो उस्ताद शायर हैं, मीर गालिब, इनको पढ़ें। और पढ़ना ही मेरी तरफ से एक ही टिप है कि बहुत सारा पढ़ें। जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके अंदर एक समझ और एक बोध पैदा हो जाता है। और फिर उसके बाद आपके अंदर एक फ़िज़ा बन जाती है। उस अंदर की फ़िज़ा का ही जो रिफ्लेक्शन है, वो बाहर आता है और आप फिर लिखने की तरफ माइल होते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आदाब सर, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका लखनऊ को देखने का क्या नज़रिया है? मेरा लखनऊ को देखने का नज़रिया है कि लखनऊ एक ऐसा शहर है, जिसने एक ज़माने में दुनिया को एक मॉडल दिया। कैसा मॉडल? कि बात कैसे की जाए, खाना कैसे खाया जाए, बैठा कैसे जाए, उठा कैसे जाए, व्यवहार कैसा हो, शिष्टाचार कैसा हो, ज़िंदगी कैसी हो, वतन कैसा हो, समाज कैसा हो, और जिसने दुनिया को प्यार करना सिखाया। लखनऊ के ही एक शायर हैं, वाली आसी, उनके शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। फैलता जाता है नफ़रत का धुआँ, इश्क करो। फैलता जाता है नफ़रत का धुआँ, इश्क करो। बुझ न जाए कहीं ये शोले जाँ, इश्क करो। इश्क बिन जीने के आदाब नहीं आते हैं। मीर साहब ने कहा है कि मियाँ इश्क करो। तो ये लखनऊ है। हिमांशु जी, ये बताइए कि आपने मास कम्युनिकेशन कहाँ से किया था? और जो बच्चे अभी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप उनको बताना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें इस फील्ड में, और क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? जी, तो हमने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से, मेन कैंपस से। और जब हमने पढ़ाई की, वो दौर भी बहुत पुराना नहीं है, तो हमें टिप बस यही देना है कि असल में हमारे यहाँ जर्नलिज्म में एक पत्रकारिता की हिस्ट्री एक पेपर में पढ़ाई जाती है। तो जब हम पढ़ते थे तब ये सवाल बार-बार आता था कि यार ये जर्नलिज्म तो आज का बिल्कुल बदल गया। आधुनिक पत्रकारिता जो है वो एकदम अलग है। तो इसको पढ़ने का क्या मतलब है, ये जो पुरानी पत्रकारिता है? लेकिन मतलब ये है सही अर्थों में कि जब हम अपनी रिवायत को समझते हैं, अपनी परंपरा को समझते हैं, अपने पुरखे जो पत्रकार थे उनको समझते हैं, ये समझते हैं कि भारत की पत्रकारिता का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में और सामाजिक उत्थान में क्या रोल है, तब हमें ये समझ में आता है कि हम किस रिवायत का हिस्सा हैं। और वो जो बोध है, वो जो समझ है, वो हमारे अंदर एक विवेक पैदा करती है कि हमें अपनी पत्रकारिता को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह की पत्रकारिता करनी है। तो 2 टिप हैं, एक तो ये कि पत्रकारिता के बारे में बहुत सारा पढ़ें। भारत में जो पत्रकारिता है, उसका पूरा जो इतिहास है, उसकी पूरी जो परंपरा है, उसको अच्छी तरह से बिल्कुल घोल कर पी जाएँ। दूसरी टिप मैं हमेशा पत्रकारों को, अपने भाइयों को ये कहता हूँ कि आपकी अपनी लाइब्रेरी बहुत रिच होनी चाहिए। आप दुनिया में हर चीज़ से पैसे बचा लीजिए, लेकिन किताबें खरीदिए। और खरीद नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं हर शहर में, जहाँ लोग जा नहीं रहे हैं। लखनऊ में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हम जानते हैं जहाँ उतने लोग नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप माली हालत अच्छी नहीं है, किताबें नहीं खरीद सकते, तो लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़िए, 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 पढ़िए और बहुत पढ़िए। तो जोश टॉक्स में आके हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जब जोश टॉक शुरू हुई थी, तो उसी ज़माने में ये बात हुई थी कि किसी दिन जोश टॉक रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन फिर कुछ-कुछ ज़िंदगी में होता रहा और फिर ये मौका नहीं बना। लेकिन आज ये मौका बना तो एक पुराना ख्वाब जो था, उसे ताबीर मिली। और ये जो जोश टॉक्स है, ये 2 वजहों से इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसका नाम है जोश टॉक्स।
तो एक तो जोश आ जाता है नाम सुन के ही, वो एक चीज़ है। दूसरा जोश टॉक्स हमारे बेपनाह पसंदीदा शायर हैं जोश मलिहाबादी। तो जितनी बार ये नाम जोश टॉक्स मेरे जहन में आता है तो जोश साहब जो हैं मेरे जहन में एकदम सामने घूम जाते हैं। तो इस वजह से ज़ाती तौर पर जोश टॉक्स, हम यहाँ नहीं भी टॉक देते तब भी ये नाम दिल के करीब था, क्योंकि ये नाम हमें हमारे महबूब शायर इंकलाब जोश मलिहाबादी की याद दिलाता है।